हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक टॉपिक रियल नंबर। ये चैप्टर 1 है आपका। स्टार्टिंग यहीं से होती है एक्चुअली रियल नंबर से। तो इस चैप्टर में रियल नंबर क्या है क्या नहीं है ये सब तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये 9th से ही अपडेट होकर चैप्टर इसमें आता है। तो कुछ बेसिक्स तो आप इसके बारे में जानते ही हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स वगैरह, वो सब तो आपको पता होता है। अब यहाँ इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब बच्चों को ये बड़ा खतरनाक लगता है कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा वगैरह क्या है, तो इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। पहली बात तो ये कि अगर आप एनसीईआरटी से करोगे तो मुश्किल से 4-6 क्वेश्चन होते हैं पर एक्सरसाइज, बिल्कुल आसान सी बात है। और आपको सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है इसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही बनता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बाद आपका एलसीएम, एचसीएफ वगैरह, वो बेसिक सी बातें आपने पहले से पढ़ रखी होती हैं। फिर आपको इरेशनल प्रूव करना और बस चैप्टर खत्म हो जाता है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह, तो छोटी छोटी सी कई सारी बातें हैं बस चैप्टर में, जल्दी खत्म हो जाता है चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक बात ध्यान रखना कि इस चैप्टर में वर्ड्स जरूर भारी भरकम है, लेकिन नया कुछ भी नहीं है। मतलब एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपको पहले से ना आती हो, सब कुछ आपको पहले से आता है। बस आपको उसे रिलेट करना है कि एक्चुअल में इसे क्या बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं। जैसे अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करें तो इसे टॉपिक को स्टॉप करके सपोज मैं आपको कहूँ कि 26 को आप 3 से डिवाइड करो, तो आप 26 को 3 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा ये 3 8 जा 24, 2 रिमाइंडर बचेगा। अब अगर इसकी हेल्प से आपको 26 वापस लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ये आप छोटी क्लास में सीखते हैं कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराने पर अगर रिमाइंडर ऐड कर दें तो ये 26 वापस मिल जाएगा, यानी 26 को लिखा जा सकता है 3 × 8 + 2। ये 2 क्या है यहाँ पर, ये 2 रिमाइंडर है यहाँ पर। अब इस रिमाइंडर की भी कुछ खासियत होती है कि ये जो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर बचा हुआ है, ये रिमाइंडर अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज जैसे हमने 26 को 3 से डिवाइड किया, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे 26 को या किसी भी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा या फिर 2 बचेगा। कभी भी रिमाइंडर 3 नहीं बच सकता या 4 नहीं बच सकता। क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि सपोज अगर यहाँ 27 होता तो फिर आप 3 9 जा चलाते, फिर 3 8 जा नहीं आती इसमें, फिर 3 9 जा आती। तो रिमाइंडर अगर ये 27 होता तभी रिमाइंडर 3 बच सकता था, लेकिन 27 होने के केस में आप यहाँ करेंगे 3 9 जा और रिमाइंडर 0 रह जाएगा। यानी हम मोटे से शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जो रिमाइंडर जो यहाँ पर बचा हुआ है, जो कोसेंट है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, कोसेंट 3, हमेशा जो रिमाइंडर होता है इस कोसेंट से छोटा ही रहता है। होल नंबर की टर्म्स में आते हैं कि इस रिमाइंडर से छोटे छोटे जितने भी होल नंबर होंगे। जैसे अगर किसी को आपको 7 से डिवाइड करना है, मान लिया आपने यहाँ भी कोई नंबर लिखा और उसे 7 से आपको डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर हमेशा 0 1 2 3 4 5 6 तक होगा, 7 नहीं हो सकता। तो जितना भी कोसेंट होता है रिमाइंडर हमेशा उससे एक कम रहता है। एक तो ये बात, और ये आपको पता थी पहले से। मैंने कहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, पूरे चैप्टर में सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। ये मैंने कुछ नई बात नहीं बताई आपको, ये बात आपको पहले से पता थी कि अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, अगर पॉसिबल रिमाइंडर्स की बात करें तो वो रिमाइंडर यही होंगे। ओके, अब जो यूक्लिड साहब थे, जो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कुछ नया नहीं बताया। इन्होंने सिंपल ए और बी की टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हम ए को बी से डिवाइड करें, ए को बी से डिवाइड करें और सपोज क्यू कोसेंट चले और आर रिमाइंडर बच जाए, तो इस ए को हम कह सकते हैं बी × क्यू + आर। इस ए को हम ऐसे तो लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर इस 26 को लिखा, 26 = 3 × 8 + 2। ऐसे इस ए को लिखा जा सकते हैं कि अगर बी से डिवाइड करने पर क्यू कोसेंट चले और आर रिमाइंडर बच जाए तो ए कैन बी रिटन एज BQ + आर। अब ये जो आर है, इस आर की कुछ खूबी होगी। आर की खूबी क्या होगी कि ये जो आर है ये बी से कम रहेगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। तो इस आर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन बी रहेगा। बी पर इक्वल का निशान नहीं आएगा। यही चीज़ हमने यहाँ से देखी कि रिमाइंडर जैसे अगर 7 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 7 नहीं बच सकता, 7 से छोटी छोटी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ये जो आर है ये 0 से लेकर बी तक, यानी 0 1 2 3, ये बी जितना भी आप रखोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहीं कहूँ कि a = 5Q + R लिखा हुआ है, तो ये जो R है ना, R की वैल्यू 0 1
2 3 4, सिर्फ ये 5 वैल्यू पॉसिबल होंगी। अगर कहीं लिखा हुआ है a इक्वल टू 3q प्लस r, तो r की वैल्यू 0 1 2 तक होगी, 3 भी नहीं हो सकती। इस तरीके से होती है। तो जैसे ये लिख दिया a इक्वल टू 3q प्लस r, और हम कह रहे हैं कि r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ कि r की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो मतलब अगर हम कहें अगर r इक्वल टू 0, अगर r इक्वल टू 0 कहें तो a इक्वल टू होगा 3 क्यों, सीधी सी बात है। अगर r की वैल्यू आप 0 लेंगे तो a इक्वल टू 3 की होगा। या फिर अगर आप r की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे तो a की वैल्यू 3q प्लस 1 होगी। अगर r की वैल्यू हम 2 लें, अगर सपोज हमने r की वैल्यू 2 ली तो a इक्वल टू, जैसे यहाँ 2 लोगे तो a इक्वल टू आएगा 3q प्लस 2। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर सिर्फ इन 3 फॉर्मेट में होगा कि या तो a 3q के बराबर होगा, या 3q प्लस 1 होगा, या फिर 3q प्लस 2 होगा। मतलब किसी भी नंबर को सिर्फ इस 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब शब्दों में ध्यान देना, अगर b की वैल्यू 3 है ना तभी आप इनमें लिख सकते हो। अगर b की वैल्यू हम 4 लें तो क्या लिखा जाएगा, लिख के देखते हैं एक बार। तो अलग अलग यहाँ पर जो भी ये वैल्यू है, जो भी ये नंबर है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी नंबर के पॉसिबल वेज क्या क्या हो सकते हैं उनको लिख के देखते हैं अभी। जैसे सपोज अगर हम a इज इक्वल टू 4q प्लस r लिखें, तो आप जानते हैं कि r की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर इस नंबर को आप कैच किया करो, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यानी कि r की वैल्यू 0 1 2 और 3 तक होगी। 0 1 2 और 3, क्योंकि इसे आप उसके साथ कंपैरिजन कराओ, r की वैल्यू हमेशा b से कम रहेगी और b की वैल्यू यहाँ पर हमने 4 कंसीडर की है। तो अगर r की वैल्यू 0 लोगे तो a इज इक्वल टू 4q बनेगा, r की वैल्यू अगर 0 लें। अगर r की वैल्यू 1 लें तो a इक्वल टू 4q प्लस 1 बनेगा। अगर r की वैल्यू 2 लें तो a इक्वल टू 4q प्लस 2 बनेगा। r की वैल्यू 3 लें तो a इक्वल टू 4q प्लस 3 बनेगा। इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी किसी भी नंबर को अगर आप 4q के टर्म्स में ले रहे हैं तो 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 लिखा जा सकता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं आपके एक्सरसाइज, जैसे 1.1 आप खोलोगे उसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसी चीज़ के ऊपर हैं। आमतौर पे क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे कि सो दैट, मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन है। अब बुक के अंदर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखे होते हैं, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। मतलब यहाँ पर नंबर की सिर्फ 2 फॉर्म दे रखी हैं, एक 2q और एक 2q प्लस 1। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर b की वैल्यू 2 कंसीडर करेंगे, हमेशा जो भी q के साथ लिखा हुआ यानी कि वो b की वैल्यू है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, कहीं भी यूक्लिड डिवीजन लेमा वर्ड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको ऑटोमेटिक अपने आप दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि अगर ये फॉर्मेट बन जाता है कि 2q और 2q प्लस 1, या कहीं आपको दिखाई दे जाए कि 4q प्लस 1 4q प्लस 3, या आपको दिख जाए कहीं 2m प्लस 1, या आपको 5m प्लस 3 5m प्लस 4, इस टाइप की कुछ भी चीज़ें दिखें तो समझ जाना कि क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा का है। कि जब भी हमें किसी नंबर को इस टाइप के कह दें कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब हमें किसी भी नंबर को 2 अलग अलग फॉर्मेट में प्रूव करना हो तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चन होते हैं। अब इसे ऐसे प्रूव करने के लिए कि इवन इंटीजर 2q होगा, ओड इंटीजर 2q प्लस 1 होगा, तो सबसे पहले आप इवन और ओड को समझो। इवन सबको पता है, इवन वे होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन कहलाएंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो ओड नंबर कहलाएंगे। अब यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि जो इवन नंबर है वो इसी फॉर्मेट में होंगे और जो ओड नंबर है वो उसी में होंगे। तो सबसे पहले आप लेट कर लोगे एक नंबर, लेट a इक्वल टू 2q प्लस r। सबसे पहले आपने लेट कर लिया कि कोई भी नंबर a 2q प्लस r है। अब अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो r की सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल होंगी, या तो 0 होगा या 1 होगा। फिर आप यहाँ लिख दो कि इफ़ r इक्वल टू 0,
अगर r इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, देन a इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस 0 यानी कि 2q रह जाएगा। अब आप इसमें बताओ क्या यहाँ पर पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, क्या ये नंबर 2 से कट जाएगा? तो डेफिनेटली ये कट जाएगा क्योंकि 2 तो पूरे में कॉमन है। अगर किसी नंबर में से 2 कॉमन आ जाता है तो मतलब वो इवन है क्योंकि वो 2 से कट जाएगा। अगर 2 कॉमन नहीं आए तो मतलब वो ओड है कि वो 2 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर 2 इसमें कॉमन है, 2 से कट जाएगा तो लिख दोगे विच इज इवन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बस आपने तो खाली चीजें उठा के रख दी इसमें। इफ r इक्वल टू 1, अगर r की वैल्यू आप 1 कंसीडर करें तो a की वैल्यू 2q प्लस 1 हो जाएगी, a की वैल्यू 2q प्लस 1 होगी। अब आप इसमें बताएं क्या इसमें 2 कॉमन है पूरी में से? तो नहीं है 2 कॉमन, क्योंकि यहाँ पर तो 2 आया हुआ है लेकिन वहाँ पर कॉमन नहीं है। अब 2 कॉमन नहीं है और जिसमें 2 कॉमन नहीं होता वो कहलाता है ओड, तो विच इज ओड। इस तरीके से हमने देखा जो इवन नंबर होंगे वो 2q की फॉर्म में होंगे, ओड नंबर जो होंगे वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। अब हमें यही तो प्रूव करना। अब आप कहोगे कि ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, लेकिन हमने यही देखा कि यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो 0 और 1 दो ही वैल्यू पॉसिबल थी, तो क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो भी सिर्फ 2 बन सकते हैं, या तो 2q होगा या 2q प्लस 1 होगा। ये 2 से कट जाता है तो ये इवन हुआ, ये 2 से नहीं कटता तो ये ओड हुआ। दैट्स इट, क्वेश्चन एंड हो जाता है सिर्फ ये 2 लाइन लिख के। धीरे धीरे समझिए, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तो चीज़ें पकड़ में आएंगी आपको। इस बार जैसे हमें इस क्वेश्चन में लिखना है सो दैट एवरी ओड इंटीजर, कि जो ओड इंटीजर होंगे वो या तो 4q प्लस 1 होगा या फिर 4q प्लस 3 होगा। इसमें हमें ये नहीं प्रूव करना है, देखिए क्वेश्चन को कैच करिए, क्वेश्चन में ये प्रूव नहीं करना कि 4q प्लस 1 ओड है या 4q प्लस 3 ओड है, नहीं, हमें ये प्रूव करना है कि जो ओड इंटीजर है वो या तो यही होगा या फिर ये होगा। इन दो के अलावा और ओड इंटीजर पॉसिबल नहीं है, और फॉर्मेट पॉसिबल नहीं है ओड इंटीजर की, इन दो के अलावा। तो हम चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो भी q के साथ लिखा होता है एक्चुअली वो b की वैल्यू है, जो भी q के साथ है वो एक्चुअल में b की वैल्यू है। तो आप यहाँ से लोगे, सबसे पहले नंबर लेट करोगे आप 4q प्लस r। सबसे पहला काम ये हो जाता है कि आपने लेट कर लिया a इक्वल टू 4q प्लस r। उसके बाद r की वैल्यू आपको पता चल गई यहाँ से, जैसे ही b की वैल्यू 4 ली तो आप r लिख दोगे। r की वैल्यू या तो 0 होगी, 1 2 3, सिर्फ यही वैल्यू पॉसिबल होंगी क्योंकि r की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर b तक होती है, तो 0 से स्टार्ट होकर इस तक जाएंगी, तो r की वैल्यू 0 1 2 और 3 होंगी। उसके बाद यहाँ पर आप 1 बाई 1 r की वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। इफ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू हो जाएगा 4q, और 4q में तो 2 कॉमन आ जाता है क्योंकि ये 2 से कट जाता है नंबर, तो ये ओड नहीं हो सकता, ये इवन होगा क्योंकि ये 2 से कट जाता है, विच इज इवन। फिर हमने लिया r इक्वल टू 1, अगर r की वैल्यू हम 1 लें, अगर r की वैल्यू 1 लें तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 हो गया। अब क्या इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा? अब 2 कॉमन नहीं आएगा इसमें से क्योंकि यहाँ तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। अगर 2 से नहीं घटता तो विच इज ओड, तो ये वाला नंबर ओड हो जाएगा। फिर अगर r इक्वल टू हम 2 लें, r इक्वल टू 2 लें तो a की वैल्यू 4q प्लस 2 होगी, और 4q प्लस 2 में तो 2 कॉमन आ जाता है क्योंकि यहाँ से भी 2 कॉमन है और यहाँ से भी। अगर 2 कॉमन आ जाता है तो विच इज इवन। और भी बची हुई है r की वैल्यू 3 बची हुई है। इफ r इक्वल टू 3, अगर r की वैल्यू आप 3 लेंगे तो a की वैल्यू आएगी 4q प्लस 3 आ जाएगी, और इसमें से 2 कॉमन नहीं आता है क्योंकि यहाँ से तो आएगा लेकिन यहाँ से 2 कॉमन नहीं है, तो हम कह देंगे विच इज ओड। तो इस तरीके से हमने देखा कि ओड वाले सिर्फ ये 2 केस हैं, इसमें ओड वाले सिर्फ 2 केस हैं, इसके अलावा और पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि r की वैल्यू तो खत्म हो गई सारी। r की वैल्यू 0 1 2 3, सिर्फ ये 4 वैल्यू ही तो पॉसिबल थी, चारों खत्म हो गई। इन चारों में सिर्फ हमें ये 2 केस मिले ओड वाले, और हमें यही बात साबित करनी थी कि ओड वाले सिर्फ ये 2 केस होते हैं। अगर वो यहाँ पर 6q देता तो ओड वाले कौन से देता, फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 हो जाता। इस तरीके से क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा कि हाँ ये कैसे बनते हैं क्वेश्चन। अब आप एक्सरसाइज 1.1 का एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं क्वेश्चन करने का ना 3 फेज होते हैं। पहले क्वेश्चन आपको समझना होता है, फिर आप एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, और उसके बाद अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले समझिए क्वेश्चन को, लिखा हुआ है
यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमें यूज करना है टू शो दैट स्क्वायर, इस वर्ड को कैच करिए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इस बार सिंपल इंटीजर की बात नहीं की है, उसने कहा है कि इंटीजर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, मतलब इस बार हमें ये साबित करना है कि जो भी नंबर आप लेट करोगे उस नंबर का स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर या तो 3m होगा या फिर 3m प्लस 1 होगा। इस बार नंबर को नहीं हमें प्रूव करना है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि पॉजिटिव इंटीजर 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 होगा, कुछ ऐसा नहीं कहा था कि उसका स्क्वायर होगा या उसकी क्यूब होगी। लेकिन इस बार क्या कहा है कि इंटीजर का स्क्वायर, इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा, इंटीजर का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले तो हम नंबर लेट कर लेते हैं, और a को लेट करने के लिए आप इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि यहाँ पर ये नंबर 3 आया हुआ है, तो आप a को 3q प्लस r लेट करेंगे। a को हमने 3q प्लस r लेट किया, इसी के अकॉर्डिंग होता है कि अगर वो 6m प्लस 5 इस तरीके का कहता तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हम ले लेते। अब यहाँ पर r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगी, अगर a की वैल्यू 3q प्लस r ले रहे हैं, b 3 हुआ अब यहाँ पर, तो r की वैल्यू 0, 1 या फिर 2, इसमें सिर्फ 3 केसेस बनेंगे कि या तो r की वैल्यू 0 होगी या फिर r की वैल्यू 1 होगी या फिर r की वैल्यू 2 होगी। अब 1 बाई 1 आप हर एक केस को कंसीडर करना शुरू कर देंगे कि इफ़ r इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू 0 ली हमने तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3q, लेकिन हमें a को नहीं, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, मतलब क्या कर देना है, अब इसका स्क्वायर कर देना है। आप इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर करने पर 9q स्क्वायर हो जाएगा, ये 9q स्क्वायर, लेकिन हमें इसे 3m की फॉर्मेट में बनाना है, 3m। तो आप यहाँ से 3 देखो, 3 अलग निकाला जा सकता है कि नहीं, अब सोचो इसमें से 3 कॉमन है कि नहीं, तो मिलेगा आपको 3, आप अलग हटा लो। यहाँ पर क्यों अलग हटाया, क्योंकि हमें 3m बनाना था इसे, तो 3 हमने अलग हटाया और बचे खुचे को हमने अलग लिख दिया। समझना, नंबर का स्क्वायर किया, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। अगर ये कहता क्यूब ऑफ एनी इंटीजर तो हम इसका क्यूब करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूब के लिए बोला है उसने, वो आप खुद करोगे, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ये 3 अलग क्यों हटाया, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने ही हमें बोला था कि 3m के रूप में आपको लिखना है। अब ये जो भी कुछ एक्स्ट्रा है, जो भी कुछ एक्स्ट्रा है, आप उसे m से रिप्लेस करा दो, यहाँ पर लिख दो पुट 3q स्क्वायर इक्वल टू m। भाई क्वेश्चन वाले ने बोला, जो भी कुछ कहा उसने उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो। m रख दिया इसकी जगह, m रखते ही a स्क्वायर बराबर हो गया 3m, a स्क्वायर बराबर 3m, कुछ काम हुआ अब हमारा। अब नेक्स्ट केस क्या आ जाता है, r की वैल्यू 1, तो इफ r इक्वल टू 1 कंसीडर करें, अगर r की वैल्यू हम 1 लें तो a इक्वल टू होगा 3q प्लस 1। अब इसका फिर स्क्वायर कराओगे तो यहाँ 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा आपको। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर यूज करोगे, होल स्क्वायर ओपन करने पर ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब फिर ध्यान देना, यहाँ से हमें 3 कॉमन मिल सकता है इन दोनों में से। उस 1 में से 3 कॉमन नहीं है, उसे अलग छोड़ दो, जिसमें से कॉमन नहीं है उसे अलग छोड़ दो। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो। 3 जैसे ही कॉमन लिया, हालांकि 3 क्यों दिख रहा होगा बच्चों को, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, हमें सिर्फ 3 चाहिए। 3 लो, बाकी आता है कॉमन नहीं आता है डजेंट मैटर, जो अपने काम की चीज़ है वो उठा के रख ली, फालतू छोड़ दी। 3 कॉमन लिया, ये बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और प्लस 1 को अलग हटा दिया। अब ये जो फालतू, जिसे मैं कह रहा हूँ जो फालतू की चीज़ है, छोड़ दो, m कह दो, उसको m बना दो, इसे आप m बना दो। 3q स्क्वायर प्लस 2q को m पुट कर दो फिर से, तो हमने पुट कर दिया 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, और जैसे ही आप इसे m बोल दोगे, ये m कहते ही ये a स्क्वायर हो जाएगा 3m प्लस 1।
एक बात मैं और बता दूं, कुछ बच्चे समझदार होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा समझदार होते हैं। जो एक्स्ट्रा समझदार होंगे वो ये कहेंगे जी उसे भी m मान रखा था और इसे भी मान रखा था, लेकिन मैं आपको वेरीफाई करा दूं कि m दोनों सूरत में ये है, लेकिन वैल्यू अलग अलग हो सकती है। हो सकता है उस m की वैल्यू 2 हो, इसकी वैल्यू 4 हो, लेकिन आपको दोनों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m ही बोलना है, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। मिल गए आपको दोनों मिल गए, लेकिन क्योंकि r की वैल्यू अभी बची हुई है, r की वैल्यू 2 अभी बची हुई है, तो r की वैल्यू 2 और कंसीडर करोगे आप कि इफ r इक्वल टू 2, अगर हम r की वैल्यू 2 ले तो a इज इक्वल टू होगा 3q प्लस 2, लेकिन हमें a से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो a स्क्वायर करना है। तो ए स्क्वायर जैसे ही आप करोगे, स्क्वायर करने पर आपको ये मिल जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इसमें भी इन दोनों में तो 3 कॉमन है, लेकिन वो तो 4 है ना भाइयों। बस एक बात ध्यान रखना कि जब भी ये वैल्यू जो हमें यहाँ कॉमन लेना है ना, उससे अगर ज़्यादा हो गई तो उतना ही उसमें से अलग हटा लो, यानी 4 को आप 3 अलग और 1 अलग करके लिखो। इस तरीके से लिखना 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। हमेशा अगर वैल्यू b से एक्सीड कर जाए, b हमने 3 कंसीडर कर रखा है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो एक और आगे क्वेश्चन चल जाती है, वही वाला हिसाब है कि इस 4 को आप 3 प्लस 1 लिखेंगे। अब इन तीनों टर्म में से आप 3 कॉमन ले लेंगे, इन तीनों में से 3 कॉमन लिया तो ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये एक 1 एक्स्ट्रा बच जाएगा, उस 1 को अलग छोड़ दो। इनमें से 3 कॉमन आया था, 3 कॉमन लिया, ये लिख दिया हमने यहाँ पर 3 कॉमन लेने के बाद। अब यही तो फालतू की चीज़ है सारी, इसी को m बोल दो। 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को जैसे ही आप m से रिप्लेस कराएंगे आपको मिल जाएगा 3m प्लस 1। अब गौर फरमाइएगा इस चीज़ पर, एक बार ध्यान दीजिए इस चीज़ पर कि क्या है कि r की वैल्यू 3 आई हुई थी, 0, 1 और 2, लेकिन जो नंबर का स्क्वायर है वो सिर्फ 2 ही है, या तो 3m होगा या फिर 3m प्लस 1 होगा। तो क्वेश्चन देख के समझ जाना चाहिए था कि 2 फॉर्म ऐसी होंगी जो रिपीट करेंगी। अब आप क्लियर देख सकते हो, r इक्वल टू 1 के लिए भी सेम यही फॉर्मेट आई थी कि a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, और जी r इक्वल टू जैसे 2 लिया तब भी a स्क्वायर की वैल्यू 3m प्लस 1 आई, मतलब इन दोनों में सेम फॉर्म आई, और ये a स्क्वायर की वैल्यू 3m, ये वाली r इक्वल टू 0 के लिए। तो सिर्फ 2 ही फॉर्म में लिखा जा सकता है नंबर को, या तो 3m में या फिर 3m प्लस 1 में। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में क्यूब वाला है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करोगे उसे। बस ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो 9m दे रखा है ना, तब भी आप इसे 9 मत लेना। यहाँ पर मैं एक बार अगर एक्सप्लेन करूँ इस फिफ्थ को, फिफ्थ में भी आप 3q प्लस r ही लेना, क्योंकि हमें बेसिकली अगर तुम यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ 3 तो कॉमन लेना होता है हमें। पूरे में किया हमने, पूरे को होल स्क्वायर वगैरह किया, 3 कॉमन लिया, यहाँ में हमने होल स्क्वायर किया और 3 कॉमन लिया। तो अगर आप क्यूब करोगे तो क्यूब करने पर भी 3 के क्यूब में से यहाँ पर 9 कॉमन तो आ ही जाएगा, क्योंकि 3 की क्यूब 27 होती है, उसमें से 9 तो आपको कॉमन मिल ही जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, मैं खाली हिंट लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, अटेम्प्ट आप करके देखना कि a इक्वल टू आप 3q प्लस r ही कंसीडर करेंगे। 9q प्लस r से भी क्वेश्चन हो तो जाएगा 9q प्लस r से भी, लेकिन अगर आप 9 लोगे तो r की वैल्यू, अगर आप यहाँ 9 लेने लगो तो r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 से लेकर 8 तक होगी भाई, और बहुत सारा काम होगा। यहाँ सिर्फ r की वैल्यू 3 ली थी तब भी काम इतना सारा हो गया हमारे पास। अगर r की वैल्यू 9 वैल्यू लेनी हो तो आप बस इसमें ही लगे रहोगे, आधे पौने घंटे में तो हो जाएगा। होगा सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही होगा। बस टर्म्स रिपीट होनी शुरू हो जाएंगे, जैसे इसमें r की वैल्यू 1 के लिए भी यही सेम फॉर्म आई, r की वैल्यू 2 के लिए भी सेम आई, ये टर्म्स रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, कई सारी टर्म रिपीट होंगी, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन उसके बजाय समझदारी इसमें है कि a इक्वल टू 3q प्लस r कंसिडर करो आप। ओके, अगर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, कहीं 16m प्लस 1, 16m प्लस 5 आ जाए, तो वहाँ पर 4q प्लस r ले लो, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर भी 16 तो मिल ही जाता है। वैसे इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं आती हैं, बस थोड़ी सी समझदारी दिखानी होती है कि जो भी हमें कॉमन लेना है, ये जैसे यहाँ 3 कॉमन लेना था, यहाँ पर 3 कॉमन लेना था, वो एक्चुअली उसके क्यूब करने पर या स्क्वायर करने पर जैसा भी है क्वेश्चन, उसमें आता भी है कि नहीं, इतना काम करना होता है हमें।
ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंसेप्ट। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पढ़ तो वो भी रखा है आपने, नया यही था। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, पूरे वीडियो को एक बार और देखना तो समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू।